Good morning. Today is 10th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वेस्ट बंगाल के बसीरहाट में हुई हिंसा को लेके है। तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर। जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेस्ट बंगाल की जो धरती है वो इंटेलेक्चुअल्स की धरती मानी जाती है। राधा राम मोहन राय की धरती ये है। जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था 1992 के अंदर में, इवन तब भी दंगे नहीं हुए थे वेस्ट बंगाल के अंदर में, लेकिन अब बार बार वेस्ट बंगाल की कुछ सिटीज में हिंसा देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे जो आर्टिकल है वो पॉलिटिकल रीजंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रॉपर ढंग से स्टेप्स नहीं उठाए और इस प्रकार की हिंसा को रोका जा सकता था और पर्टिकुलर समुदाय विशेष को फेवर किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है, क्या हमारा समाज आज इतना कमजोर हो गया है? एक 17 साल का युवक फेसबुक पे एक पोस्ट डालता है, उसके बाद में दो समुदाय आपस में लड़ जाते हैं। क्या आज हमारे समाज का जो फैब्रिक है इतना वीक है, इतना कमजोर है, विभिन्न ग्रुप्स के बीच में इतनी ज़्यादा नफरत है? तो इन दो तीन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है आर्टिकल। बाकी सारे के सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है साइप्रस से रिलेटेड है। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन सी के अंदर में। इसे डिवाइड कर दिया गया था 1974 के अंदर में। अभी नेगोशिएशंस चल रही है कि फिर से इसे यूनिफाई कर दिया जाए, नॉर्दर्न साइप्रस और साउदर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस पे तुर्की जो लोग हैं उनका कब्जा है और साउदर्न साइप्रस में ग्रीक्स का कब्जा है। तो डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे डिवाइड किया गया था साइप्रस को दो भागों में। बीच का जो आर्टिकल है इंडिया और चाइना के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ है, डोकलाम सेक्टर में जो विवाद पैदा हुआ है उसको लेके है। ऑलरेडी 2 या 3 आर्टिकल्स हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे इस आर्टिकल से। ना सिर्फ इस आर्टिकल से बल्कि एक और इंडिया और चाइना से रिलेटेड आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। एक और जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उसमें से मैंने आज ये आर्टिकल ऐड किया है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। वो एक बड़ी पिक्चर पेश कर रहा है कि चाइना आखिरकार चाहता क्या है, चाइना बार बार इस प्रकार की टेंशंस क्यों क्रिएट करता है, चाइना के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स वो क्या हैं। तो अच्छा आर्टिकल्स है वो भी। दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम डिटेल से इंडिया चाइना के इशू को डिस्कस करेंगे, लेकिन अलग पॉइंट्स में। नीचे का जो आर्टिकल है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट मेजोरिटी है और वहाँ पे बार बार मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस पर अटैक होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेन आर्टिकल है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये एक बुक है, एन राम जो मालिक हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो आर्टिकल बताता है कि हमारे इंडिया में स्कैम क्यों होते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। तो नॉर्मल सी बातें ये कहते हैं कि पहले भी इंस्पेक्टर राज था और आज जब कॉर्पोरेट ग्रुप्स की ज़्यादा चलती है तो क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि जब बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स अपने हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि आज भी वो बहुत ज़्यादा है, इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 2G स्कैम, वो सब स्कैम देखने को मिले यूपीए के टाइम में और अभी भी बीजेपी के टाइम में भी व्यापक स्कैम देखने को मिला। तो ये सारी जो बातें हैं नॉर्मल सी बातें हैं, फैक्चुअल सी बातें हैं, पॉइंट्स फॉर्म में नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में नहीं है, जो अपने आंसर्स में हम यूज़ कर सकें। और मेनली इस बुक जो इन्होंने रिलीज़ करी है उसके बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे आर्टिकल मंडे को आता है, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। द हिंदू के बारे में बताते हैं कि कौन सी न्यूज़ को प्रायोरिटी दी। इंटरनल आर्टिकल है इनका एडिटोरियल का। ये आर्टिकल भी बुक से रिलेटेड है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। और ये इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन और गूगल के बीच में विवाद को लेकर है। एक और दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे साइबर वारफेयर से रिलेटेड। चलिए पहले हम साइप्रस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साइप्रस की लोकेशन है ये, यहाँ पे मेडिटेरियन सी के अंदर में है ये, और नॉर्थ में टर्की है और साइड में ये सारे कंट्रीज आते हैं, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साउथ में है इजिप्ट और यहाँ पे ग्रीस है। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इतिहास बताता हूँ साइप्रस का। साइप्रस का जो इतिहास है वो हमसे मिलता जुलता है। ब्रिटिशर्स ने राज किया साइप्रस के ऊपर पे, जैसे हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। हमारे भारत में जब ब्रिटिशर्स के पास में था, यानी हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, 2 कम्युनिटीज़ हमारे देश के अंदर में थी मेनली। अभी भी वैसे बहुत ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन उस टाइम पे जो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो 2 कम्युनिटीज़ को आपस में डिवाइड किया ब्रिटिशर्स ने। हिंदू को और मुसलमानों को आपस में डिवाइड किया। डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी थी उससे वो भारत पर राज करना चाहते थे। ठीक उसी तरह साइप्रस में 2 कम्युनिटीज़ थी। जो नॉर्दर्न साइप्रस में थे वो थे तुर्की लोग और साउदर्न जो साइप्रस था वहाँ पे थे ग्रीक्स। तो तुर्की और ग्रीक लोगों को भी आपस में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया और रूल करना चाहते थे इसके बेस पे वो। और बाद में इनको अलग हो गया, आज़ादी मिल गई साइप्रस को ब्रिटिशर्स से। लेकिन हमारे देश में तो यूँ हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पे तुर्की और जो ग्रीक्स हैं वो अलग नहीं हुए।
मिलके रूल करते रहे, आपस में कुछ अरेंजमेंट हुआ और करते रहे, एक साथ ये रहते रहे वहां पे। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इनका जॉइंट अरेंजमेंट चल नहीं सका। और 1974 में क्या हुआ, 1974 में तुर्की ने यहाँ पे अपने एक फेवर्ड पर्सन की गवर्नमेंट कूप से गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी और नॉर्दर्न साइप्रस पे कब्जा कर लिया। यानी अब 1974 में ये जो साइप्रस था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर का जो पार्ट था वहां पे तुर्की की जो फोर्सेस थे उन्होंने कब्जा कर लिया, और जो नीचे का पार्ट है वो ग्रीक्स के पास में चला गया। और काफी जैसे हिंदू जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, यहाँ पे भी रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ। नॉर्दर्न साइप्रस से जो ग्रीक्स थे वो चले गए साउदर्न साइप्रस में, और साउदर्न साइप्रस में जो तुर्की लोग रहते थे वो चले गए नॉर्दर्न साइप्रस के पास में। तो बाद में एफर्ट स्टार्ट हुए कि फिर से साइप्रस को यूनिफाई कर दिया जाए। तो अभी यहीं से आर्टिकल स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया क्या कुछ चल रहा है साइप्रस के अंदर में। तो 1974 में ये डिवाइड कर दिया गया था। नॉर्दर्न साइप्रस में अब तुर्की की जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। साइप्रस की जो स्टोरी है, 1974 के बाद से प्रयास जारी है कि फिर से यूनिफाई किया जाए साइप्रस को, और जो बाउंड्री क्रिएट हो गई है नॉर्दर्न साइप्रस और साउदर्न साइप्रस के बीच में, वो उस बाउंड्री को हटा दिया जाए। सबसे प्रमुख जो एफर्ट था वो 2002 में लिया गया था, वो था कोफी अन्नान प्लान। उसके आधार पे तो रेफरेंडम भी हुआ था, लेकिन जो ग्रीक्स हैं यानी साउदर्न साइप्रस के जो लोग हैं उन्होंने इस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया था यूनिफिकेशन के। जो साउदर्न साइप्रस है उनको लगता था कि, क्योंकि देखिए 2004 में जो साइप्रस है अभी, यानी साउदर्न साइप्रस को ही अभी साइप्रस कहते हैं, और नॉर्दर्न साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है। और 2004 में जो साइप्रस है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था। तो साउदर्न साइप्रस में जो ग्रीक्स है उनको लगता था कि यूरोपियन यूनियन में अब शामिल होने के बाद में हमें काफ़ी सारा फायदा होगा, तो इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है यूनिफिकेशन की। यानी जो नॉर्दर्न साइप्रस पे तुर्की लोगों का कब्जा है, तुर्की फोर्सेस का कब्जा है, रहने दीजिए, हम अपने आप तरक्की कर लेंगे। इसलिए जो रेफरेंडम हुआ था, जनमत करवाया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था साइप्रस के लोगों ने, यानी अभी सो कॉल्ड साउदर्न साइप्रस के लोगों ने। और बाद में नॉर्दर्न साइप्रस के लोगों को यूं लगता था कि देखिए अगर यूनिफिकेशन हो जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन में अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकेंगे, अच्छे से अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन ये जो चीज़ थी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, यानी जो एफर्ट था उसको सफल नहीं बनाया जा सका। और उस 2002 के बाद में अब फिर से एफर्ट्स लगाए जा रहे थे। जिनेवा के अंदर में मीटिंग हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, और ये हुज डिप्लोमेटिक सेटबैक है, यानी बड़ी कूटनीतिक हार है। जिस प्रकार से जो प्रयास लगातार लगाए जा रहे थे कि फिर से यूनिफाई किया जा सके, लेकिन वो प्रयास अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं फिर से। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए चैलेंजेस तो सबसे पहले ये हैं कि नॉर्दर्न साइप्रस से जब लोग काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट हुए थे, जो ग्रीक्स लोग रहते थे नॉर्दर्न साइप्रस में वो माइग्रेट हो गए थे, साउदर्न साइप्रस के अंदर में वो चले गए थे और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए थे। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो माइनॉरिटीज़ जो थे भारत और पाकिस्तान में वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के एक दूसरे के देश में जो माइग्रेट कर गए थे, ठीक उसी प्रकार में जो पहले ग्रीक्स रहते थे वो नॉर्दर्न साइप्रस में रहते थे, वो साउदर्न साइप्रस में चले गए थे। तो उनकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से वापस दी जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा है कि अरेंजमेंट अब किस प्रकार से हो। तुर्की लोगों और जो ग्रीक हैं वहाँ पे उनके बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस अब पैदा हो गए हैं कि एक साथ वो रूल नहीं कर सकेंगे। ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और दूसरे कौन से चैलेंज हैं? टर्की कहता है कि वो नॉर्दर्न साइप्रस से अपनी फोर्सेस को नहीं हटाएगा। जब तक टर्की अपनी फोर्सेस को नहीं हटाएगा नॉर्दर्न साइप्रस से, तो किस प्रकार से साइप्रस को यूनिफाई किया जा सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में तो यही बताता है आर्टिकल कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है साइप्रस के अंदर में। अगर यूनिफिकेशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इवन साउदर्न साइप्रस में भी काफ़ी सारे जो गैस के रिजर्व्स हैं वो पाए गए हैं। तो आवश्यकता है कि फिर से जो कंट्री है वो यूनिफाई हो ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो सके, यूटिलाइज हो सके। अभी तो दोनों जो साउदर्न साइप्रस और नॉर्दर्न साइप्रस हैं वो पड़ोसी देशों पर निर्भर हैं। नॉर्दर्न साइप्रस टर्की पे डिपेंडेंट है और जो साउदर्न साइप्रस है वो ग्रीस पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये यूनिफाई हो जाएंगे तो पड़ोसी देशों पे आज जो ये निर्भर हैं वो निर्भर नहीं हो सकेंगे फ्यूचर में। तो ये पूरा आर्टिकल था। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना इस पूरे आर्टिकल पे कम ही है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या कुछ चल रहा है साइप्रस के अंदर में। अब आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट को लेके ये जो एरिया है, ये जो तीनों एरिया आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। और अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है, विवाद पैदा हुआ है, वो डोकलम प्लेट्यू पे हुआ था यहाँ पे। और थोड़ा सा हम मैप पे नज़र डालें तो किस लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये एरिया देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो चुंबी वैली के पास में है। चुंबी वैली काफ़ी स्ट्रेटेजिक वैली है और ट्राई जंक्शंस पे है। ये इंडिया और चाइना और भूटान तीनों कंट्रीज़ के ट्राई जंक्शंस पे है ये चुंबी वैली। और आगे देखिए ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके पास में चिकन नेक भी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, जो मेन भारत है यहाँ पे
मतलब भारत तो ये भी मेन है काइंड ऑफ, जो यहाँ पे भारत है उसको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो बीच में जो एरिया है देखिए काफ़ी नैरो स्ट्रेच है ये, एक जगह तो एक ये बिल्कुल 27 किलोमीटर का हो जाता है। तो ये इसलिए स्ट्रेटेजिक है, चाइना की हमेशा से ये रणनीति रहती है, और हम क्योंकि चाइना के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में ये बात प्रकाशित हो चुकी है कि चाइना युद्ध में इस चीज़ को यूज करना चाहता है। युद्ध हुआ तो चाइना इस जो नैरो स्ट्रेच है उसको काटना चाहता है और इंडिया को अलग करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट से, और इंडिया काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ के लिए। इसलिए जो इस जगह के साथ साथ जब भी विवाद होता है तो इंडिया के जो कंसर्न हैं वो फिर से ऊपर आ जाते हैं। और अब जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, जो चाइना के न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि देखिए वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं उस पर चाइना का कब्जा है, तो जो भी व्यूज़ आते हैं वहाँ के न्यूज़पेपर्स में, तो इनडायरेक्टली ये है कि जो भी व्यूज़ हैं वो सरकार के व्यूज़ हैं। तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव रुख अपनाया है चाइना ने इस पूरे मुद्दे पर। ऐसा भी देखने को मिला, वहाँ की मीडिया कहती है कि सिक्किम, चाइना ने 2003 में ये बात मान ली थी कि सिक्किम जो है वो भारत का पार्ट है, तो वहाँ के न्यूज़पेपर अब कहते हैं कि फिर से सिक्किम में सेपरेटिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हवा दी जाए। इवन भूटान पे साथ में जो इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, चाइना का मीडिया उसका भी विरोध कर रहा है और कहता है कि यूएन में इस मुद्दे को ले जाया जाए, किस प्रकार से इंडिया ने भूटान की सॉवरेनिटी का वायलेशन करके रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से। ये डिस्प्यूट है, कंटेक्स्ट हमें पता है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस प्रकार से डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी काफ़ी बार डिस्प्यूट देखने को मिला। इवन 2003 में भी जो काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला था लद्दाख रीजन में, 1986-87 की बात है, उस समय भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला था। ऑपरेशन फाल्कम इंडिया ने चलाया था उस समय देखिए काफ़ी लंबे समय तक दोनों देशों की जो फोर्सेस थी वो आमने सामने आ गई थी, और इंडिया ने काफ़ी रीइंफोर्समेंट करी थी उस समय में। काफ़ी सारे अपने जो टैंक्स थे, मतलब टैंक्स तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम साजो सामान जो आर्म्स थे वहाँ पे उतार दिए थे, और जो इन्फेंट्री वगैरह थी वो भी वहाँ पे भेज दी थी, और बाद में चाइना वहाँ से बैक ऑफ कर दिया था। तो कहने का मतलब ये कि एसेंस ये कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस प्रकार से बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है। तो क्या दिखाता है ये विवाद दिखाता है कि जो चाइना की मनमोजी जो एग्रेशन की पॉलिसीज हैं उससे इंडिया डरने वाला नहीं है, और चाइना अपनी इस तरह की पॉलिसीज को लगातार जारी रखे हुए है। चाइना ये समझता है अपने आप में कि आज नहीं तो कल वो ना सिर्फ एशिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का लीडर बनने वाला है, और इंडिया इस बात पे पूरा कन्विंस है कि भले ही हम यूएस की तर्ज पर बड़ी सुपर पावर ना बने, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमारी पावर इतनी होगी कि जो बड़े ग्लोबल रेजीम्स हैं उसकी पॉलिसीज को डिसाइड करने में हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। तो चाइना एक प्रकार से इंडिया की कैपेबिलिटी बार बार टेस्ट कर रहा है। चाइना ये सिद्ध करना चाहता है कि इंडिया एक अनरिलायबल पार्टनर है, ताकि भूटान जैसे जो छोटे देश हैं, जो आज हमारे मित्र देश हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन है वो खराब हो जाएं, और ऐसी परसेप्शन पैदा करना चाहता है कि इंडिया पर रिलाई नहीं किया जा सकता। और हमेशा चाइना की जो एस्केलेशन की पॉलिसी है, जो बार बार एक विवाद उत्पन्न होता है बॉर्डर पे, उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। बार बार चाइना एस्केलेट करता है टेंशंस को, फिर डी एस्केलेट करता है, और इंडिया की जो रेपुटेशन है वो हर्ट करना चाहता है। तो लेकिन अब इंडिया जो है इसका अपने ही ढंग से इसका जवाब दे रहा है। आप देखेंगे कि जो ये पूरा बॉर्डर पे विवाद पैदा हुआ है, चाइना की मीडिया ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही है, बल्कि हमारे देश में जो टेंशंस है उतनी नहीं है, उतनी नर्वसनेस नहीं है जितनी चाइना के अंदर में है। तो चाइना की जो कन्वेंशन स्ट्रेटजी है वो ये है कि चाइना छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं बॉर्डर के पास में, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पहले मान लेता है कि वो इंडिया का है, लेकिन बाद में फिर से अपना दावा करता है और फिर बाद में उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, नेगोशिएशंस की बात करता है। तो हमेशा से चाइना की ये पॉलिसी रही है। एग्जाम्पल भी देते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वैली है चिपचाप और गलवान वैली। पहले चाइना ने मान लिया था कि ये इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन 1960 में चाइना ने क्या किया, उस पर अपना दावा जताया, और इवन 1962 के वार में उसको हड़प भी लिया। तो चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रहती है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, थोड़े थोड़े एरिया पे आगे बढ़ो, उस पर अपना कब्जा जताओ, यानी अपना दावा करो, फिर नेगोशिएशंस की तरफ बढ़ो। तो इससे इवन जो आज सेटल्ड बॉर्डर है, यानी कोई विवाद नहीं है, वो इंडियन बॉर्डर है, वो भी डिस्प्यूटेबल करार दे देता है चाइना। और एक जो चाइना एक बात से कंसर्न है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अब भारत ने हाल फिलहाल में क्रिएट किया है चाइना बॉर्डर के पास में। काफ़ी ज़्यादा लद्दाख सेक्टर की बात करें तो फॉरवर्ड एयरफील्ड्स इस्टेब्लिश करी हैं, बड़े बड़े जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाया है चुमार सेक्टर के अंदर में। इवन जो चुमार जो दूसरा जो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है वहाँ पे ले में, वो भी बनाने की शुरुआत करी है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पहले जो इंडिया का जो रुख था काफ़ी डिफेंसिव था, अब इंडिया का जो रुख है काफ़ी ऑफेंसिव हो गया है, और यह बात चाइना को रास नहीं आ रही है। चाइना इस बात से संतुष्ट नहीं है, चाइना को ये बात अच्छी नहीं लग रही है।
तो क्या इंपैक्ट होगा इस गतिरोध का, जो टेंशन्स क्रिएट हुई हैं उसका क्या नुकसान होगा, किसको कितना नुकसान होगा? देखिए, अगर किसी भी तरह का आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका नुकसान चाइना को ज़्यादा होगा, इंडिया को कम होगा। क्योंकि इससे एक बात तो सिद्ध हो जाएगी, जो चाइना बार बार बात करता है कि हमारा जो इमरजेंस है, हमारा जो राइज है वो पीसफुल राइज है, और चाइना के इस डॉक्ट्रिन को चैलेंज करेगा अगर कोई भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है तो इस चीज़ से। आज जो चाइना का जो विवाद है वो सभी ऑलमोस्ट सभी पड़ोसी देशों से चाइना का विवाद है, और एशियन में वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा है, विभिन्न एशियन कंट्रीज को एक दूसरे के बीच में लड़वा रहा है। इवन जो पूरे ईस्ट चाइना सी में जिस प्रकार से आइलैंड्स पर विवाद देखने को मिलता है, भूटान के साथ विवाद, वियतनाम के साथ विवाद, सभी ऑलमोस्ट सभी नेबर्स के साथ में चाइना कुछ ना कुछ विवाद है, इवन रशिया के साथ में भी है। हालांकि रशिया के साथ में सुलझा लिया गया था, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो है रशिया के साथ में। तो ये मैसेज जाएगा अगर किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट होता है कि चाइना का जो राइज है वो पीसफुल राइज नहीं है। और इस पूरे जो गतिरोध से चाइना ने कम से कम 3 मैसेज तो दे दिए हैं। कौन से वो 3 मैसेज हैं? पहला मैसेज ये है कि चाइना अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड को यूज करेगा अपने आप को कॉन्टिनेंटल पावर इस्टेब्लिश करने के लिए। चाइना चाहता है कि पूरे एशिया में सिर्फ एक ही पावर हो और वो हो चाइना। वैसे चाइना बात करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में सिर्फ यूएस की सुपर पावर नहीं होनी चाहिए बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एशिया के अंदर में चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहता और एक ही पोल चाहता है, चाइना। उसके बाद में देखिए हमने क्या किया था, बेल्ट और जो रोड इनिशिएटिव था चाइना उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये हमारे सॉवरेनिटी को वायलेट करता था। और ये ऐसा करने के बाद में ये तो सिर्फ मिनट्स की बात थी कि कब चाइना एग्रेशन दिखाएगा इंडिया के खिलाफ में, और ठीक वही हुआ। सेकंड मैसेज ये देता कि चाइना नहीं चाहता कि शॉर्ट टर्म में जो स्टेबिलिटी रहे एशिया के अंदर में। अगर चाइना चाहता एशिया के अंदर में स्टेबिलिटी तो कभी भी वो इस प्रकार से टेंशंस को क्रिएट नहीं होने देना चाहता। और कई बार जैसे ऐसे तर्क दिया जाता है कि अगर ज़्यादा नुकसान होगा अगर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस क्रिएट होती है, क्योंकि अभी जो व्यापार है इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है और ज़्यादा फायदा है वो चाइना के पक्ष में है। लेकिन चाइना को लगता है कि फिर भी जो ज़्यादा व्यापार उनका होता है वो यूरोप के साथ में होता है। यूरोप के साथ में जो व्यापार होता है वो 18 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है, लेकिन इंडिया के साथ में जो व्यापार है वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास में है। तो सेक्रीफाइस कर सकता है चाइना छोटे व्यापार, जो छोटा ट्रेड होता है इंडिया के साथ में, बड़े ट्रेड के लिए, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड होता है या यूरोप के कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड होता है उसके लिए। थर्ड मैसेज क्या है? थर्ड मैसेज ये है कि जो पैक्स सिनिका, पैक्स देखिए अमेरिका वैसे वर्ड है लेकिन उसके तर्ज पे विभिन्न कंट्रीज के लिए भी ये वर्ड यूज हो जाता है, जैसे पैक्स इंडिका इंडिया के लिए यूज हो जाता है। वैसे जैसे पैक्स अमेरिका का मतलब क्या होता है कि पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में शांति हो, लेकिन दैट स्टेबिलिटी ही इज ओवरसीन बाय द यूएसए। So on that basis we can say that Pax Sinica is, there must be the stability in the international scenario, but that peace must be overseen by the Pax Sinica. So this is meaning of Pax Sinica. समझ गए? आगे क्या है, जो यानी इसका मतलब ये है कि पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहता है चाइना, और जो कि जिसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल हो, ना वो सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्फिगरेशन हो बल्कि उसमें मिलिट्री और पॉलिटिकल अंडरटेकिंग का भी यूज होगा। यानी चाइना जिस प्रकार से कई बार कहता है ना कि वो उसका जो राइज है सिर्फ इकोनॉमिकल राइज है और वो मिलिट्री का यूज नहीं कर रहा है, मिलिट्री की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ावा दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जिस प्रकार से आप सोच के देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है चाइना, और एशियन में डिवाइड एंड रूल को अप्लाई कर रहा है, और ग्वादार जिबोती यहाँ पे अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये सब बातें एक ही चीज़ को दर्शा रही हैं कि चाइना हर एक पॉलिसी का यूज करेगा अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, ना सिर्फ इकोनॉमिक पावर को बल्कि मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर्स को भी। और उसके लिए जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अनुकूल हैं, सर्कमस्टांसिस बिल्कुल फेवरेबल हैं। कैसे? क्योंकि ट्रंप ने बार बार ये बात कही है कि वो दूसरे देशों में अब इंटरवेंशन की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे और पैसा नहीं लगाएंगे, दूसरे देशों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो चाइना को लगता है कि अब यूएस पीछे हट रहा है चीज़ों से, तो हम आगे आ सकते हैं। इवन जो यूरोप के दूसरे देश हैं वो भी, वहाँ पे यूरोप में काफ़ी सारे डिवीजन्स हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अभी तक यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो नहीं उभर पाए हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, इंडिया के पास में जो ऑप्शंस है काफ़ी लिमिटेड हैं। या तो चाइना के सामने घुटने टेक दे, चाइना के हेजमोनी को स्वीकार कर लें, जो कि इंडिया कभी भी नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने हमेशा से कोशिश करी है कि चाइना के साथ में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करें। इवन हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू जी के समय से ही हमने इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई है। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की जब सीट लेने की बारी आई तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के नेहरू ने चाइना के लिए वो सीट दे दी,
और उसके बाद में इवन डब्ल्यूटीओ में भी 1995 की बात है, डब्ल्यूटीओ में अगर कोई नया मेंबर बनता है तो उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। तब भी हमने चाइना की राह में रोड़ा नहीं अपनाया, क्योंकि चाइना ने जो मेंबरशिप ली डब्ल्यूटीओ में काफ़ी लेट ली थी, और हमने कहा कि ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन हमने नहीं रखी। सर्वसहमति, जैसे बाकी देशों ने जो चाइना के पक्ष में वोट दिया, हमने भी चाइना के पक्ष में वोट दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, अब जाके हमें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि वो अप्रोच जो थी हमारी गलत थी और चाइना मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से हमने हमेशा से शांति स्थापित करने की कोशिश करी है, लेकिन चाइना इस चीज में विश्वास नहीं रखता, और इसलिए हमें भी रेड लाइंस यानी लक्ष्मण रेखा लगा देनी चाहिए कि उसके तर्ज पे ही हम काम करेंगे, रिलेशंस को हैंडल करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया की अप्रोच कैसी हो सकती है? इंडिया की अप्रोच ऐसी हो सकती है कि देखिए, हम जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ में छोटे न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करके रखा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है कि हम कन्वेंशनल वार नहीं जीत सकते इंडिया के खिलाफ में। तो इसलिए चाइना जो है वो एसिमेट्रिकल वार लड़ता है और डिफरेंट हथकंडे अपनाता है, और उसमें से उसका एक एग्जाम्पल है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक उसी प्रकार हम भी कुछ एसिमेट्रिकल वार लड़ सकते हैं चाइना के खिलाफ में। हालांकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की पावर जो है वो काफ़ी कम है इंडिया के खिलाफ में, हमारी पावर उतनी भी ज़्यादा कम नहीं है चाइना के खिलाफ में। ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना की पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम एसिमेट्रिकल जो वार है उसकी पॉलिसीज अपना सकते हैं चाइना के खिलाफ में, जैसे लो टैक्टिकल वेपन्स। अब पहले क्या करते थे पहले हम इस प्रकार की बातें करते थे कि जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो इकोनॉमिक रिलेशंस को तवज्जो दी जाए, और जो छोटे मोटे स्क्रिमिसेस यानी छोटे मोटी जो घटनाएं पैदा होती हैं बॉर्डर पे, उसको दबा दिया जाए और रिलेशंस को अच्छा रखा जाए। और लेकिन चाइना इस चीज़ का गलत फायदा उठाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इकोनॉमिक रिलेशंस को हमें पीछे लेके जाना चाहिए। ऐसा आर्टिकल वकालत कर रहा है। तो काफ़ी रियलिज्म आर्टिकल है। आमतौर पर यह टोन नहीं देखने को मिलती हिंदू में। तो ये हिंदू का आर्टिकल नहीं है, ये थिंक टैंक का आर्टिकल है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का ये आर्टिकल है। जो ये टोन है, आगे जो बातें आई थी वो हिंदू की थी। वे फॉरवर्ड भी देखिए, आपको ऐसा मिलेगा कि थोड़ा अलग मिलेगा। हिंदू में इस तरह की टोन नहीं देखने को मिलती। वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, एक स्ट्रॉन्ग वॉच रखनी चाहिए चाइना के पैटर्न पे, जिस प्रकार से जो रिपीटेड पैटर्न है चाइना का, जिस प्रकार से चाइना बार बार अटेम्प्ट करता है अपने आप को एशिया में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और साइकोलॉजिकल वार लड़ता है अपने छोटे पड़ोसी देशों के खिलाफ में। तो इंडिया को हर एक वो कोशिश करनी चाहिए जिससे इंडिया अपनी सोवरेनिटी को बचा के रख सके। अब ये हिंदू का वे फॉरवर्ड है। ये तो वे फॉरवर्ड इनका जो है वो जिस प्रकार से हम डेली डिस्कस करते हैं उसी लाइंस पे है। ये कहते हैं कि 1993 और 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश किए गए थे और एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स थे, जैसे जो बॉर्डर पे है वो जो टैंक्स, इन्फेंट्री, कॉम्बैट्स व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, हैवी मोटार्स, इन सब की जो संख्या है वो काफ़ी कम होगी। और जो ये पूरा डिस्प्यूट हुआ है बॉर्डर पे वो नॉन थ्रेटनिंग है, यानी ये कहते हैं कि 5 टेंट और 7 आदमियों की या एक कुत्ते की सहायता से आप वार नहीं लड़ सकते बॉर्डर के ऊपर में। तो कहने का मतलब ये है कि टेंशंस तो हैं, लेकिन वो टेंशंस इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उससे वार हो सके या फिर कुछ हालात और ज़्यादा ख़राब हो सके। तो उसी तर्ज पे इंडिया को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और थ्रेटनिंग इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, और पेशेंट डिप्लोमेसी यानी शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक जो कूटनीति है उसको अपनाना चाहिए कि पहले भी इस चीज़ों से जो है वो शांति स्टैब्लिश की जा चुकी है और अभी भी इस चीज़ से शांतिपूर्वक कूटनीति से, डिप्लोमेसी से जो पीस है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। ऐसा आर्टिकल वकालत करता है। और फिर लास्ट में एक बात और भी कहता है कि जो चाइनीज़ के जो प्रीमियर हैं वो ली क्विंग, ये भी हमारे देश की यात्रा पर आने वाले हैं। तो सही मौका है कि जो मैप्स हैं वो एक्सचेंज किए जाएं और जो वर्जन्स हैं एक दूसरे को दिए जाएं कि हमारा मैप का ये वर्जन है, आपके जो है वो जो मैप है वो ये वर्जन है। तो आगे फिर इस अलाइनमेंट को ले जाया जा सके और शांति स्थापित की जा सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो वे फॉरवर्ड है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ऐसा ही होता है आमतौर पे हिंदू का जो वे फॉरवर्ड है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था काइंड ऑफ। तो किस प्रकार से अब क्वेश्चन आ सकता है, पेपर 2 में इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चाइना की जिस प्रकार से एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है, ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ में बल्कि जो छोटे पड़ोसी मुल्क हैं उनको के खिलाफ में भी, तो आपको क्या लगता है कि चाइना का जो ये राइज है वो उतना पीसफुल नहीं है जितना चाइना के द्वारा बार बार कहा जाता है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इंडिया को कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए चाइना की एग्रेशन को रोकने के लिए? तो अब बताइए आप कौन सा वे फॉरवर्ड लिखना पसंद करोगे, जो हिंदू का वे फॉरवर्ड है या फिर दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का आर्टिकल है? तो मेरा तो यही मानना है कि काइंड ऑफ मिक्स्ड सी अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ना ज़्यादा रियलिज्म और ना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म। प्राग्मेटिज्म की जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। जो हिंदू का वे फॉरवर्ड है ये तो हमें हमेशा लिखना ही है, क्योंकि देखिए आंसर में हम यूँ तो लिख नहीं सकते कि वार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पीस तो इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जो इनकी बात है,
जो इनके प्रीमियर आ रहे हैं चाइना के, उनके साथ में बातचीत इस्टेब्लिश की जाए तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जो 2-3 लाइनें हैं जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया, वो भी हम एक प्रकार से उनकी 2-3 लाइनें हम लिख सकते हैं कि चाइना के पैटर्न को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये 2-3 लाइनें भी इंपॉर्टेंट हैं। अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। श्रीलंका बुद्धिस्ट मेजोरिटी देश है और यहाँ पे काफ़ी बार अटैक्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस, तो उसी के बेस पे ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि काफ़ी बार अटैक्स होते हैं मस्जिद के ऊपर में या चर्च के ऊपर में, और पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे राजपक्षे जब प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, लेकिन बाद में जब सिरिसेना प्रेसिडेंट चुने गए तो ऐसा लगता था कि अटैक्स में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं और काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगाए गए श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो मेन अभियुक्त हैं, मेन जो एक्यूज्ड हैं, जिन पे आरोप लगता है कि बार बार वो इस तरह के अटैक्स करवाते हैं, जो वहाँ के फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा में। और इवन बाद में कहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी नहीं, अब जैसे इंडिया या जो दूसरे जो पड़ोसी देश हैं चाइना, उनके द्वारा में भी कोई सपोर्ट नहीं होती माइनॉरिटीज़ के प्रति। फिर ये ऐसे 2-3 पॉइंट है, उनका इंटरनल सा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जिनको हम यूज़ कर सकें। इवन जैसे 1-2 एग्जांपल और भी देते हैं जो आंसर्स में यूज़ नहीं हो सकते, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये कहते हैं कि इंडिया में भी जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बात करती हैं, जैसे वो कहते हैं कि तमिल हिंदूज़ को उनके राइट्स को बचाया जाए, तो आर्टिकल कहता है कि क्या तमिल एथनिसिटी जो रहती है श्रीलंका के अंदर में, वो उसके जो सारे लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, वो इवन दूसरी एथनिसिटी से भी लोग हैं, दूसरे धर्मों के भी लोग हैं, तो सिर्फ बार बार सिर्फ एक ही धर्म पर तवज्जो क्यों दी जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने आंसर्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी। क्या न्यूज़ थी? वो न्यूज़ थी कि यूरोपियन यूनियन ने गूगल पे 2.7 बिलियन यूरो का फाइन लगाया है। और इतना ज़्यादा फाइन क्यों लगाया गया? गूगल पे आरोप है कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऊपर दिखाता है, और जो कंपटीटर्स हैं, जैसे अब टैबलेट है वो गूगल भी प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बेचता है, और इवन जो सैमसंग है वो भी बेचता है, लेकिन अगर आप सर्च मारोगे तो गूगल के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, वो ऊपर दिखाई देंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि गूगल की इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो कंपटीशन के खिलाफ में है, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई करी, इस तरह की इतना भारी भरकम फाइन लगाया। अब आर्टिकल इस चीज़ का विरोध कर रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? ये कहते हैं कि देखिए, सभी जो बिजनेसमैन हैं वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। इवन अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाओगे तो वो भी सुपर स्टोर भी अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तवज्जो देगा। इवन कई बार आपने देखा होगा, नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप राजेंद्र नगर में जाओगे तो एक बुक शॉप है, कुमार बुक शॉप, तो वहाँ पे आप जाओगे तो उसका खुद की भी बुक उसने लिखी हुई है। जब भी कोई बुक लेने की बात आती है तो वो अपनी बुक को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो यही आर्टिकल कह रहा है, सुपर स्टोर का एग्जाम्पल देके कह रहा है। तो ये कहते हैं कि ऊपर से देखिए, ये कहते हैं कि मोनोपोली नहीं है। क्या किसी ने रोक के रखा है कि कोई दूसरी कंपनी अपना खुद का सर्च इंजन स्टैब्लिश करे? गूगल ने क्या किसी को रोक के रखा है? तो जिस प्रकार से अभी 80% मार्केट शेयर है सर्च इंजन की बात करें, तो वैसे ही कोई दूसरी जो कंपनी है वो भी अपना सर्च इंजन स्टैब्लिश कर सकती है। तो आर्टिकल यही 2-3 जो बात है वो कह रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि गूगल पे जो फाइन है वो बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से फाइन नहीं लगाना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है ये साइबर वारफेयर से रिलेटेड है। साइबर वारफेयर होता क्या है? साइबर वारफेयर होता है कि जब एक देश अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, हैकिंग का यूज करता है, और हैकिंग की सहायता से दूसरे देश के स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रिसोर्सेज पे वार करता है, इस चीज को कहते हैं साइबर वारफेयर। एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अब पिछले दिनों क्या किया, हैकर्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को डिसेबल कर दिया। आरोप रशिया पे था, रशिया के हैकर्स ने ऐसा किया है। इवन जो यूएस के जो मिलिट्री सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी हैकर्स ने हैक कर लिया। इस्लामिक स्टेट पे आरोप लगा कि उनके सिंपैथाइजर्स ने इस प्रकार का हैकर्स द्वारा अटैक करवाया गया था। तो कौन से, जब ये बात होती है डेफिनेशन में कि दूसरे देश के स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रिसोर्सेज पे वार करना, तो कौन से स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं? न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो सकते हैं। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था उस पर स्टुक्सनेस्ट वायरस की सहायता से वार किया। इवन जो दूसरे मान लीजिए गन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स हैं, एमनीशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स हैं, उन पे वार करना, या फिर कोई दूसरे स्टफ पे भी आप वार हो सकता है। इससे क्या होता है, मेन मकसद होता है कि ना सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि जो ट्रूप्स हैं उनके मोराल को नुकसान पहुंचाया जाए, उस देश के लोगों पर जो मोराल है उसको डाउन किया जाए। मेन मकसद यही होता है। अब ये देखिए क्यों ये सोसाइटी को थ्रेटन करता है जो साइबर वारफेयर होता है, क्योंकि साइबर जो वारफेयर होता है वो सिविलियंस और मिलिट्री को डिस्टिंग्विश नहीं करता, उनके बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अब मान लीजिए कोई देश दूसरे देश के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है तो उससे सिविलियंस भी प्रभावित होंगे। और
उसके बाद में ये है कि किसी भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, यानी प्रॉपर सबूत कई बार नहीं निकल पाते कि हाँ भाई इस गवर्नमेंट का साथ है। गवर्नमेंट ये कह के निकल जाती है कि हो सकता है कि हमारे धरती पर हैकर्स ने ये अटैक करवाया, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। यानी अटैक सिद्ध होने के बावजूद भी क्या उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या नहीं है, इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर इंडिया ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं साइबर वारफेयर के लिए, क्या इंडिया सक्षम है साइबर वारफेयर से निपटने के लिए? तो देखिए, इंडिया ने जो एफर्ट्स लगाए हैं CERT इन, ये हमारे देश में एक नोडल एजेंसी है किसी भी प्रकार के इमरजेंसी साइबर अटैक से निपटने के लिए। नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हमने अपने देश में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी बना के रखी है 2003 में, और इसके अलावा हमने एक डेडिकेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डेडिकेटेड साइबर कमांड भी स्टैब्लिश करके रखी है। और विभिन्न देशों के साथ में, जैसे एग्जांपल के तौर में इजराइल के साथ में हमने हाल फिलहाल में अभी 2-3 दिन पहले ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था साइबर वारफेयर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ऐसा हमने दूसरे देशों के साथ में भी करके रखा है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? यूटिलिटी है पेपर 2 में, जो कि गलत बात है, पेपर 2 में नहीं है, पेपर 3 में है, गलत लिखा गया है। सिक्योरिटी में आएगा ये टॉपिक, पेपर 3 के अंदर में। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज साइबर वारफेयर? साइबर वारफेयर आखिरकार है क्या, और कैसे ये अलग है जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वार होते हैं उनसे? आपको एसेस करना है कि इंडिया कितना तैयार है अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर हमारे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी तरह का साइबर अटैक होता है तो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2 बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, पीडीएफ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ओनली IAS वेबसाइट पे जाके, ओनली IAS, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाता है। onlyias.com पे जाके आप आंसर्स भी लिख सकते हो और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आज से एक नई शुरुआत हम करते हैं, डेली एथिक्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। जहां पे कुछ बेसिक्स डिस्कस करने लायक हो तो हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आपको आंसर देना है एथिक्स के क्वेश्चन का वेबसाइट पे onlyias.com पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है एथिक्स से रिलेटेड? आज का क्वेश्चन ये है कि कई बार जो हमारा एटीट्यूड है वो प्रभावित होता है जहां जहां हम काम करते हैं, हमारी फैमिली से, समाज से, इन सब चीज़ों से हमारा एटीट्यूड बनता है। लेकिन कई बार इन सब चीज़ों से हम गलत जो वैल्यूज़ हैं वो भी एडोप्ट कर लेते हैं। जैसे परिवार में देखिए, हमारे घर की बात करें तो सॉरी, घर की बात करें तो देखिए, घर में आज भी ऐसा होता है कि जो घर का सारा काम करती हैं वो महिलाएं करती हैं, और जो काम करते हैं वो जो एक प्रकार से जो पुरुष प्रधान हमारा देश है और मेल जो है वो काम करते हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं। आज भी पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है मौजूद है हमारे देश के अंदर में। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ऐसा एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो एक काइंड ऑफ एक एग्जांपल दिया मैंने किस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं हमारे देश में हैं, आज भी मौजूद हैं, जो हम कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से लेते हैं, हमारे समाज से लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा ये देखता है कि महिला सारा दिन घर पे काम करती है, तो उसके माइंड में ये चीज़ जम जाती है कि हमारे देश में ऐसा ही होता है, हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि जो मेल है वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, महिलाएं घर रहती हैं। तो चाहे अनचाहे इस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी अनडिजायरेबल वैल्यूज़ हैं जो आज भी हमारे समाज के अंदर में एजुकेटेड इंडियंस हैं वो भी उन्होंने भी एब्जॉर्ब करके रखी हैं, और कैसे उन अनडिजायरेबल एटीट्यूड को दूर किया जा सकता है और एथिकल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। 2016 की यूपीएससी में ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की डिस्कशन हमारी खत्म हो गई। रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया वेस्ट बंगाल के बसीरहाट में जो टेंशन्स क्रिएट हुई, साइप्रस के बारे में हमने जाना, चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया, श्रीलंका के अंदर में जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है उनके द्वारा अटैक्स होते हैं वहाँ पे मुस्लिम्स के खिलाफ में या क्रिश्चियंस के खिलाफ में, वो भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन ने जिस प्रकार से फाइन किया गूगल में, वो हमने डिस्कस किया। बाद में एक साइबर वारफेयर से रिलेटेड आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।